मॉर्निंग स्वागत करते हैं आईएएस वॉरियर्स में साथियों। पीपीएससी टीआरई 3.0 के रात में ऑफिशियल आंसर की आ चुका है और क्लास 6 to 8 के बहुत सारे प्रश्नों के आंसर जो है इधर उधर लिए गए हैं। उसका निश्चित रूप से आप ऑब्जेक्शन करिएगा तो इसके मार्क्स आपके बढ़ेंगे, ठीक है। और इसका प्रूफ कैसे क्या क्या होगा मैं सब बताऊंगा, क्योंकि मैथ्स वगैरह का प्रूफ कैसे भेजिएगा ये एक चैलेंजिंग आपके लिए होता है, लेकिन मैंने इस पे काम किया एक बार और आंसर भी चेंज करवाया है, तो आप खुद कर दीजिएगा या नहीं तो लास्ट में मैं कर दूंगा। इसको बताइएगा आप लोग कमेंट्स करके, ठीक है। और जिन्होंने अब इसका पहला पार्ट नहीं देखा होगा, पार्ट 1 मैंने जीएस वाले जितने प्रश्न थे, चाहे यकृत लीवर वाला क्वेश्चन हो गया या फिर सेरिबेलम कान वाला क्वेश्चन हो गया या फिर जो भी प्रश्न हो गए, मैं फिर सुभाष चंद्र बोस वाला प्रश्न हो गया, उसका मैं एक वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पर रात में अपलोड कर चुका हूँ। तो आप नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहा हूँ, उसको आप देख लीजिएगा। लगभग 36,000 प्लस उस पर व्यू जा चुके हैं, 36-37 हज़ार के करीब में, ठीक है। तो जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, पुराने लोग अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करके स्टार्टिंग में जो प्रश्न आपके एक्टिवेटेड हैं जिस पे आपके प्रश्न के मार्क्स बढ़ सकते हैं उसको बताऊंगा, और अंत में 2-4 प्रश्न ऐसे हैं, 3 प्रश्न जिसको आपको क्लेम करने से कोई फायदा नहीं होगा, जहां तक कि मुझे पर्सनली ऐसा अनुभव है, उसको मैं डिस्कस करूंगा। चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अगर सेशन अच्छा लगे तो पुराने लोग अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिएगा। चलिए देखते हैं कि आज के पहले प्रश्न कौन से हैं, और टेलीग्राम का मैं लिंक भी दे दूंगा। हाँ, आपके जो भी ऑब्जेक्शंस होंगे, जो भी प्रूफ होगा या फिर जो भी और भी क्वेश्चंस होंगे, जैसे पॉलिटी वगैरह के भी क्वेश्चंस होंगे, आपको अगर लगता है कि डाउटफुल है हिंदी के जो भी सब्जेक्ट के, तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, या फिर पिन कमेंट में डाल दूंगा, वहाँ से आप टेलीग्राम का आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे जो भी प्रूफ होगा अपना भेज सकते हैं। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन एक मैथ का आपको दिख रहा होगा, जिसमें प्रश्न कह रहा है कि ए टैंक इज मेड ऑफ शेप ऑफ ए सिलेंडर विथ ए हेमी स्फेरिकल डिप्रेशन एट ऑन एंड. The height of the cylinder is 1.45 meter and the radius is 30 centimeter. The total surface area of टैंक इज वाट, मतलब टीएसी निकालने के लिए पूछ रहा है। ये 10th क्लास में ये क्वेश्चन हूबहू दिया गया है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इस प्रश्न का आयोग ने आंसर लिया है आपको नन ऑफ दीज आंसर लिया है, हालांकि इसका आंसर नन ऑफ दीज नहीं होना चाहिए, और इसको क्लेम करिए, आपको 101% इसके मार्क्स बढ़ेंगे। और इसी तरह का एक प्रश्न आपको ऑलरेडी आपको पूछा जा चुका है, किसमें आपको ये इस तरह के प्रश्न आपको दे रखा गया है आपको 10th क्लास के एनसीईआरटी वाले बुक में, ठीक है। 9th या 10th का है मेरे पास, उसका प्रूफ है, क्योंकि इसका डायरेक्ट निकालने का फॉर्मूला ये हो जाएगा कि सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, उसका CSA निकाल दीजिएगा। CSA का मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल उसका निकाल दीजिएगा, और प्लस उसमें हेमिस्फीयर जो है उसका CSA को ऐड कर दीजिएगा। तो इसका क्या होता है फार्मूला, इसका 2πRH होता है और प्लस इसका 2πR² होता है। इस हिसाब से दोनों को सॉल्व करिएगा तो आपको आंसर आएगा 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और ऑप्शन में नहीं है 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 3.3 मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर को चेंज करिएगा तो इसका आंसर आएगा। यानी कि आयोग ने इस प्रश्न का आंसर लिया है आपको नन ऑफ दीस, लेकिन इसका आंसर चेंज हो जाएगा और इसका आंसर करेक्ट आपको इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 3.3 मीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। जो लोग आंसर इस क्वेश्चन को दिए होंगे ये उनका 1 नंबर यहाँ 101% ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसका मैं दिखा भी दे रहा हूँ सोल्यूशन आपको। ये प्रश्न आप देख रहे होंगे कि मयंक ने अपने बागीचे के लिए एक पक्षी स्नानागार बनाया जिसका आकार एक खोखले बेलन के जैसा है, जिसके सिरे पर एक अर्धगोला बना हुआ है। आकृति यहाँ पर दिया हुआ है। बेलन की ऊंचाई जो है 1.5 मीटर है और उसकी त्रिज्या जो है 30 सेंटीमीटर है। इस पक्षी स्नानागार के टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। देखिएगा 3.3 मीटर स्क्वायर इसका आंसर आया हुआ है। अब कई लोग के मन में होगा ऐसे प्रश्नों को हम कैसे क्लेम करें, तो मैं इसका तरीका बता दे रहा हूँ आपको। इसको क्लेम कर सकते हैं किसके तहत, इसको या तो ये भेज सकते हैं आपको, क्योंकि एनसीईआरटी का सॉल्यूशन, या फिर आप सबसे अच्छा है कि एक कॉपी पे A4 साइज पेपर पे इसको सॉल्यूशन करके इसको अटैच करके भेज दीजिएगा। लेकिन हाँ, बीपीएससी वहाँ मांगता है कि कवर पेज क्या है, पेज नंबर क्या है, वहाँ पे बस आपको नोट कर देना है NA, ठीक है। NA लिख दीजिएगा और इसका क्या करिएगा, आपके उसके PDF को लगा दीजिएगा, आपका आंसर इसका चेंज जरूर हो जाएगा, ठीक है। इसका मैंने ऑलरेडी किया है, एक बार एवरेज का प्रश्न था आपके GS वाले सेक्शन में पिछली बार TRE 2 में, तो उसको मैंने चेंज करवाया था। मैथ का प्रश्न था एवरेज वाला, एकदम डायरेक्ट आंसर उसका गलत था, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा विवादित है।
इसमें हर सब्जेक्ट के प्रश्न मैंने लिया है, साइंस के 1-2 प्रश्न और हैं, लेकिन पहले इसको देख लेते हैं हिस्ट्री वाले क्वेश्चन को, कि कह रहा है कि इटली के एकीकरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो इसका आयोग जो है आंसर लिया है यूसेफ गैरिबाल्डी लिया है, लेकिन अगर इसका एक्चुअल आंसर देखिएगा तो देखिए गैरिबाल्डी का योगदान था इटली के एकीकरण में, लेकिन प्रमुख इसको फादर नहीं कह सकते, जनक नहीं कह सकते। इसका करेक्ट आंसर मेजनी होगा और मैक्सिमम लोगों ने मेजनी लगाया था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। इसको क्लेम करिए, आपका 1 मार्क्स क्या होगा, ऐड हो जाएगा। 2 नंबर, एक साइंस का मैंने मैथ वाला बता दिया, मैथ साइंस का, एक जीएस वाला हिस्ट्री का मैंने क्वेश्चन बता दिया, इससे भी आपके मार्क्स बढ़ेंगे। एक ये वाला प्रश्न है कि 1878 में द हिंदू अखबार की स्थापना किसने की, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जनमत को आकार देने में प्रभावशाली रहा। तो इस प्रश्न को जाके देखिएगा 64th सीसी यानी कि सिविल सर्विसेज एग्जाम जो हुए हैं 64वीं बीपीएससी का, उसमें आपको एक कूट दिया गया है, कहिएगा तो मैं दिखा दूंगा। उस कूट में दिया है कि गंगा प्रसाद का एक पेपर दिया है, बाल गंगाधर तिलक का दिया है, ऐसे अरेंज करके दिया है। और उसमें कहा है कि उसमें जी सुब्रमण्यम को आंसर लिया गया है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर इसका आंसर जी सुब्रमण्यम अय्यर होगा, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होना चाहिए। और ऑलरेडी 64वीं बीपीएससी में इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं ये, और इसका आंसर आयोग ने ये लिया है, ठीक है। तो इसका पॉसिबिलिटी है, अगर इसको क्लेम करते हैं इसका उत्तर परिवर्तित हो चुका है, हो सकता है। ये उन बच्चों के लिए ज़्यादा मददगार है जिनका 1-2 मार्क्स से अंतिम में रिजल्ट रुक जाता है, उसके जिम्मेदार आयोग होता है और इसका खामियाजा बच्चे भुगतते हैं। तो गलती आयोग की, तो बच्चे क्यों खामियाजा भुगतेंगे, इसीलिए आप इस पर क्लेम करिएगा, क्योंकि एक आध प्रश्न आपको परेशान करते हैं। एक और विवाद है आप लोगों का, और एक डिस्प्यूट है कि जो क्लेम करेगा क्या उसी का नंबर बढ़ेगा। ऐसा नहीं है मेरे भाई, क्लेम कोई भी करेगा, अगर उसका नंबर आपका घटता है तो सारे लोगों का नंबर घटेगा। अगर कोई क्लेम करता है उसका नंबर बढ़ रहा है तो सारे लोगों पे प्रभाव पड़ेगा, यानी पूरा आंसर की चेंज होगा। ओवरऑल यही समझिए ना, तो क्या आपका नहीं चेंज होगा, सिंपल सी बात यही है। चलिए अगला क्वेश्चन एक देखते हैं। और ये वाला प्रश्न है कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु का त्वरण जो होता है, एक्सेलरेशन जो होता है, किसके सीधे आनुपातिक होता है, ठीक है। किसके सीधे आनुपातिक होता है, यानी किसके सीधे समानुपाती होता है। इसका आयोग ने आंसर ई ले लिया है। आपको पता होगा कि जब इसको निकालिएगा, जब मोमेंटम, सेकंड लॉज ऑफ मोशन में मोमेंटम हम कहते हैं कि उसमें क्या होता है, द चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली P2 माइनस P1 करिएगा, P2 माइनस P1 करिएगा, तो वहां से आएगा P2 को लीजिएगा MV, मैं एनसीईआरटी 9th क्लास से बता रहा हूँ, MV माइनस MU, और वहां से सॉल्व करिएगा तो आपको डायरेक्टली निकल के आएगा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि V माइनस U अपॉन टी, यानी कि रेट ऑफ टाइम के हिसाब से। और इसको अगर इसको प्रोपोर्शनली वाला सिंबल हटाइएगा तो लास्ट में वही के कांस्टेंट आ जाता है, और लास्ट में F बराबर a में होता है, यानी कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन एंड मास हो जाता है। उस हिसाब से अगर ऑप्शन कहता है कि बल जो है किसके समानुपाती होता है, तो बल जो है द्रव्यमान और त्वरण दोनों के समानुपाती होता है, उस हिसाब से ऑप्शन डी हो सकता था। लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन वाला आंसर करेक्ट होगा, ऑप्शन ए, वस्तु पर लगने वाला बल के सीधे समानुपाती क्या होता है, त्वरण होता है, मतलब उल्टा लिख दिया है सीधे, इसीलिए इसको लग रहा है कि ई आंसर ये ले लिया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन एक देख लेते हैं। एक ये प्रश्न दिख रहा होगा कि 1854 का वुड डिस्पैच किससे संबंधित था, तो इसको आंसर आयोग लिया है ऑप्शन डी। जैसे आपके हिसाब से इसका होना चाहिए आधुनिक शिक्षा के विकास से रिलेटेड। सबको पता है कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ एजुकेशन आप पढ़िएगा पीसीएस मेंस के सिलेबस में, तो मॉडर्नाइजेशन ऑफ एजुकेशन है, उसमें 1854 के वुड डिस्पैच नीति को अपनाया जाता है। चाहे आपके सेडलर आयोग हो गया या फिर आप जो भी आयोग हो गया, या फिर तो इसमें क्या होता है, लेकिन एक तरह से आयोग इस पे क्लेम करिएगा तो आयोग इस पे हमको लग रहा है कि आयोग इसमें खुद जीत जाएगा। रीजन क्या है कि 1854 के तहत ही 1857 में 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई थी। आपको पता है कोलकाता, मद्रास और मुंबई में, इसलिए भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना भी हुई थी इसके अंतर्गत। तो हो सकता है कि इसमें क्लेम करने से ज़्यादा फायदा नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप देख लीजिएगा, आपको करना होगा तो ठीक है। कई लोगों को लगता है शायद आपने भी एग्जाम दिया जिनको मेरे बारे में पता नहीं है, तो भाई आपको क्लियर कट बता दो, मेरे बारे में आपको नहीं पता है, मैं टीचर वचर का कोई एग्जाम नहीं देता हूँ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक ये प्रश्न दिख रहा होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के नेतृत्व में दांडी मार्च कितनी दूरी तय की गई, 241 मील लगभग, ये करेक्ट होगा। कई लोग 240 के चलते उपयुक्त में से कोई नहीं ले रहे हैं, लेकिन 241 के आसपास ये डिस्टेंस था, तो इसमें ज़्यादा मुझे फायदा नहीं लग रहा है। फिर भी आपको अगर लग रहा है तो क्लेम आप कर सकते हैं। ज़्यादा फायदा मुझे लग रहा है, उस पहले ही मैं आपको 3-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन मैं दिखा चुका हूँ, वो कन्फर्म आपके चेंज हो जाएगा उसका आंसर। और भी एक क्वेश्चन है दिखा रहा हूँ मैं आपको। इस वाले प्रश्न का आंसर मैंने जब दिया था आंसर की, तभी मैंने बताया था कि भारत में मेरा सब्जेक्ट क्या है, लेकिन
लेकिन हिस्ट्री में पूछ दिया है, ज्योग्राफी का है ये। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो हिस्ट्री से भी रिलेटेड है ये। तो मैंने बताया था कई लोग 1854, देखिए ये स्टूडेंट भी 1854 लगा के आए, क्योंकि सफल जो हुआ था 1854 में मुंबई में हुआ था, कवासी नानाभाई डावर के द्वारा जो स्थापित किया गया था। लेकिन 1818 में वेस्ट बंगाल के फोर्ट ग्लास्टर में, कहाँ पर? वेस्ट बंगाल के फोर्ट ग्लास्टर में एक सूती वस्त्र मिल स्थापित करने का असफल प्रयास किया गया था, अनसक्सेसफुल रहा था। लेकिन ये 1818 ही करेक्ट होगा। आयोग जो लिया है ये, इसका आंसर परिवर्तित होने के ज्यादा चांस नजर नहीं आ रहे हैं। एक ये रेलवे जोन वाला प्रश्न है। जब मैं टीआरई 3 का बैच ले रहा था, पीड बैच, तो उसमें मैंने बताया था कि आयोग ऑलरेडी टीआरई 2 में पूछ चुका है ये प्रश्न। टीआरई 2 या 1 में पूछा था, मुझे कंफर्म याद नहीं है, ठीक है। तो जब मैं पीवाईक्यू करवाया था, अपने चैनल पर जाकर देख लीजिएगा, हूबहू प्रश्न है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ऑलरेडी जब आयोग एक बार 16 ले लिया है तो आप लोग क्यों फिर जुआ खेल रहे थे इससे। मैं बार बार बोलता था उस समय भी कि रेलवे जोन्स की संख्या 18 है, ठीक है। उसमें आपको 2 हटा दिया जाता है, एक आपको कोलकाता मेट्रो का और एक जो तटीय कोस्टल रेलवे है उसको हटा के 16 हो जाता है। तो जब आयोग ऑलरेडी आपके ही एग्जाम में 16 ले चुका है तो फिर क्यों, यानी पीवाईक्यू पे आपने काम नहीं किया, गलती आपकी है। तो इसमें 16 ही लिया जाता है। भले घटना चक्र में लिखा हुआ है कि आयोग ने गलत आंसर लिया है, लेकिन बीपीएससी जो एक बार आंसर ले लिया है दोबारा उसको चेंज करने की कोई संभावना नजर नहीं आती है। और एक जगह किसी एनसीईआरटी के बुक में भी मैंने इसको देखा था, हाल फिलहाल की किताब में। अगर वैसा होगा तो मैं आपको इसको दिखा दूंगा। तो ये 16 मुझे लग रहा है कि चेंज ये होने वाला है। तो कुल मिला के यही सारे हमारे प्रश्न थे जिसके आयोग आंसर जो हो चेंज कर सकता है अगर आप क्लेम करते हैं तो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चे सोचते हैं वो कर देंगे, लेकिन जो क्लेम नहीं होता है उसका आंसर परिवर्तित नहीं हो पाता है। तो इसको क्लेम करिए, आंसर जरूर परिवर्तित होगा। अगर जो भी लग रहा है आपको कोई और भी डाउट है तो मैं टेलीग्राम का लिंक नीचे या तो डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन में दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक दे रहा हूं जिसमें जीएस का विवादित प्रश्न मैंने बताया है जिसके आंसर परिवर्तित हो सकते हैं। और पिन कमेंट में आपको टेलीग्राम ग्रुप का मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहां से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। आप हमको वहां पे उसका फोटो भेज सकते हैं जिस प्रश्न में आपको विवाद है। अगर मुझे कुछ साक्ष्य मिलता है तो मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सेशन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।